हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जीआईजीएल का स्टडी प्लान करेंगे फॉर न्यू सिलेबस, जो कि है सिलेबस 2022। सिलेबस 2022 में हम लोग 3 चैप्टर्स जो है वो नया देखते हैं इसमें, जो कि है आपके चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बताओ ना, आपके चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फिर आपकी सेल्स ऑफ गुड एंड देन लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको चैप्टर्स जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड करके दे सकता हूँ। एक है 70-30, ठीक है। 70-30 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन चैप्टर्स को, कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 70 मार्क्स जो है वो रखते हैं, ठीक है, वो उनका वेटेज है। एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 30 मार्क्स उनके वेटेज हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये आपने कहाँ से निकाला? तो ये हमारे पास्ट 3 टर्म के जो पेपर है, पिछले 3 टर्म के पेपर को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ निकाला है कि 70-30 में डिवाइड कर सकते हैं। अब कभी-कभार क्या होता है कि 1-2 चैप्टर, 1 या फिर 2 चैप्टर जो 30 वाले कैटेगरी में है ना, वो इंस्टीट्यूट 70 के कैटेगरी में घुसा देते हैं। एंड कुछ चैप्टर 70 वाले कैटेगरी में है, वो 30 वाले कैटेगरी में घुसा देते हैं। समझ में आ रहा है? ये इंस्टीट्यूट करता है। ये इंस्टीट्यूट तभी करेगा जब इंस्टीट्यूट को मन है मजा करने के लिए, ठीक है। जनरली जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा वही 70 की कैटेगरी में आ जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ चैप्टर्स जो पकड़ लो एक टर्म में 10 मार्क का आया है, वो नेक्स्ट टर्म में सिर्फ 3 मार्क का पूछा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ऑल इन ऑल जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किया, उन्हीं में वो लोग स्विच करेंगे। कभी पकड़ लो सोर्सेस ऑफ लॉ से 3 मार्क दे दिए, 3 मार्क्स दे दिए एक टर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 मार्क दे दिए एक टर्म में। तो कभी ऐसा हो सकता है कि सोर्सेस ऑफ लॉ में 10 मार्क दे दिए एक टर्म में, एंड उसी टर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सिर्फ 3 मार्क आया। इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स के बीच में वो स्विच होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा बहुत ट्विचिंग जो है वो रहेगा, थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ से यहाँ करेगा, वरना तो सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, सारे रैंक लेकर आ जाएंगे, है ना। लेकिन उसके बावजूद मैंने चैप्टर्स निकाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही 70 मार्क्स कैरी करेगा। अब उन चैप्टर्स के बीच में थोड़ा स्विच, थोड़ा ट्विक हो सकता है। थोड़ा पकड़ लो सोर्स ऑफ लॉ से 3 मार्क पूछ लिए इस बार, नेक्स्ट बार जो है 10 मार्क पूछ लिए, तो इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन इन्हीं चैप्टर्स के बीच में जो है वो वेरी करता रहेगा व्हाट इज मार्क्स। तो वो चैप्टर है, जैसे कि अपना पहला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन मीडिएशन, लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब हर बार बहुत अच्छा खासा मार्क्स पूछा गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है नहीं ये, लेकिन अभी जैसे एआई एंड आईटी वगैरह जो है ये डेवलप हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट शायद चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ ले, इसलिए ज़्यादा मार्क्स पूछा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हो सकता है उनका थॉट प्रोसेस, राइट। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ईजी चैप्टर है एंड बहुत सीधा साधा चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आ जाएगा आपका लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो ये वाला पार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑन गुड्स, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जितनी भी बार एग्जामिनेशन पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा खासा मार्क्स पूछ, 10 मार्क्स, 17-18 मार्क ऐसा करके पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसमें। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो सोल पर्पस है न्यू सिलेबस में इस चैप्टर, इन चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन किया गया है बाय आईसीएसआई, ओनली फॉर द सोल पर्पस कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा एडिशनल चीज हम लोग सीखेंगे, जो कि प्रीवियसली ये हम लोग ओल्ड सिलेबस में ईबीसीएल में देखते थे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये वगैरह वगैरह, ठीक है। वो इस बार हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो आप अगर थोड़ा भी आपके दिमाग में मतलब वो चतुरता है ना, तो आप समझोगे कि यार एग्जामिनेशन में ये 3 चैप्टर हम छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि सोल पर्पस है न्यू सिलेबस का ये 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस वाले सब्जेक्ट में। तो ये बहुत अच्छे 100% करके ही जाना है, इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड एंड लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा खासा मार्क्स पूछा जाएगा। 20 to 25 मार्क्स जो है ना मिनिमम आपको इन्हीं चैप्टर्स में से
देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद जो जेनेरिक चैप्टर्स है जैसे कि आपके सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मतलब बाबा आदम काल के ज़माने से बहुत हैवी चैप्टर्स हैं और बहुत अच्छा खासा मार्क्स पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सिविल प्रोसीजर, तो आपका जीआईजीएल के मेजर चैप्टर्स यही है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पे? 6 7 8 9 9 चैप्टर्स है। तो ये 9 चैप्टर्स अगर अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको लगभग 70 मार्क्स जो है वो पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। 70 मार्क्स के लिए एम करोगे एग्जामिनेशन में तो शायद 40-45 मार्क्स तुमको मिल जाए, क्योंकि 100% मार्क्स एक आंसर में तो आपको देने से रहा इंस्टीट्यूट, राइट। तो इसलिए यू मेक श्योर कि बाकी चैप्टर्स भी तुम पढ़ के जाओ, सो दैट आप पकड़ लो 100% आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो तब जाके आपको 60-70 मार्क्स जो है वो मिले। इस बात का ध्यान रखना, ये नेचुरल रूल है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा कि द मोर यू अटेम्प्ट द मोर मार्क्स यू गेट। अंडरस्टूड? मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन उद्देश्य जो इन सारे चैप्टर्स को दिखाना एंड आपको बताना कि हाँ ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चैप्टर्स छोड़ के ना जाएं किसी भी हालत में, क्योंकि अच्छा खासा मार्क्स इन्हीं चैप्टर्स में से पूछा जाता है। तो डेफिनेटली आप एक बार ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो एंड देन यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। और एक चीज़ समझो, जीआईजी में मैंने बहुत बार बताया, अब न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते हैं सर न्यू सिलेबस के लिए बताओ, न्यू सिलेबस के लिए बताओ। देखो बात ये है कि न्यू सिलेबस में जीआईजी अगर तुमको स्कोर करना है ना, तुमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला चीज़ ये है, एग्जामिनर कैसे पेपर चेक करता है ये किसी को नहीं मालूम। आईसीएसआई अगर खुद आके मुझे बताए कि सर ये जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना वो हमने बताया उस रूल्स के हिसाब से, मैं नहीं मानने वाला, ठीक है। सीधी बात मैं बताता हूँ तुमको। अब कुछ मैल प्रैक्टिसेस जो ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ द पेपर भी होता है वो ये है क्योंकि ड्यू टू लेजीनेस कह लो, ड्यू टू जो भी है कह लो, ठीक है। ये आईसीएसई का गलती नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशन कह लो, किसी भी आपका जैसे कि आईसीएसआई हो जाए, आईसीएआई हो जाए, सीएमए वाले इंस्टीट्यूट हो जाए, तीनों इंस्टीट्यूट में या फिर बाकी सारे इंस्टीट्यूट भी साइंस सेक्टर में भी जो भी पेपर चेक करते हैं ना, कोई भरोसा नहीं है कि वो किस हिसाब से पेपर चेक करते हैं। तो आपको एक चीज़ जो है ना हमेशा हमेशा याद रखना है, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स पाने के चांसेस है। क्योंकि क्या होता है कभी कभार एग्जामिनेशन में जो पेपर चेक करता है ना बंदा, वो क्या करता है एवरेज मार्क्स देता है, एवरेजिंग करता है वो। एवरेजिंग करने का मतलब ये है कि वो हर क्वेश्चन में जो भी तुमने अटेम्प्ट किया 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स करके आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? इसलिए आप जितना ज़्यादा, अगर आपको 5 मार्क यहाँ पे मिलना चाहिए वो देगा ही नहीं 5 मार्क, वो 2 मार्क ही देगा, 3 मार्क ही देगा, ठीक है। और इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, याद है ना, ये चीज़ जो है आउट ऑफ कोर्ट है। तो ये एग्जामिनर के पूरा ऊपर है, जो आंसर चेक करे उसके ऊपर है कि वो किस हिसाब से पेपर मार्क्स तुमको देगा। गॉट इट? तो अपने साइड से अपने को क्या करना है, अगर यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, ये बात सुनो, अगर तुमको लग रहा है कि सर मजाक कर रहे हैं तो तुम स्किप करके जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुमको क्या करना है कि हर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है जैसे भी हो जाए, ठीक है। जितना हो सके रिलेटेड लिखने की कोशिश करो, जो क्वेश्चंस तुमको आता नहीं है वो रिलेटेड लिखने की कोशिश करो। आता नहीं है मतलब एग्जैक्टली आता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल और दिमाग में कुछ है तो वो लिखो, लेकिन लास्ट में लिखना है, स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से। फर्स्ट जब भी तुम पेपर स्टार्ट करोगे ना बहुत अच्छे से जो है फर्स्ट पेज से लेकर फोर्थ एंड फिफ्थ पेज तक जो है कोई कट मार्क्स, कोई ऐसे मतलब है ना मिस्टेक्स वगैरह वो दिखाना नहीं है राइटिंग में, क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर फर्स्ट के कुछ पेपर्स देखेंगे, देखेंगे बहुत अच्छा है, बाकी सारे पेपर्स जो है बाकी सारे जो भी आपने लिखा है वो ना पढ़ के भी मार्क्स दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। ये होता है, ये ह्यूमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। हम भरोसा करते हैं आईसीएसआई के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अपने डेस्टिनी, क्योंकि देखो मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाते ड्यू टू नसीब। अब अगर वो उनका नसीब खराब है तो क्यों नसीब के साथ तुम फाइट करना। नसीब अगर खराब है तो तुम अपना 100% दो ना, जितने भी क्वेश्चन है सब अटेम्प्ट करना, फर्स्ट के सारे पेजेस जो है बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है, कोई कट मार्क्स इधर उधर नहीं करना है। और अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए, पकड़ लो ये वाला फर्स्ट वाला स्पेलिंग मेरा मिस्टेक है, तो ऐसे 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 करके कट नहीं करना है,
याद रखना आपको क्या करना है, ऐसे करके सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है उसके ऊपर एंड कट थ्रो करना है इसके ऊपर, स्ट्राइक ऑफ कर देना है, अंडरस्टूड। इस प्रकार से यू हैव टू कट योर आंसर्स। थर्ड, मैं बहुत छोटे-छोटे चीज़ बारीकी से मैं बताता हूँ क्योंकि ये सब कुछ ऐड अप हो जाता है आपके फाइनल एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट में। गॉट इट? तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है। थर्ड ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या मैं अपने लैंग्वेज में लिख सकता हूँ? जेएचएल एक ऐसा पेपर है, ठीक है? हालाँकि आपके 3 सब्जेक्ट एडिट है, अभी ईबीसीएल का सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया कर दिया गया है। जीकेजीएल एक ऐसा पेपर है जहाँ पे तुम अपने खुद का अंडरस्टैंडिंग से तुम लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खुद का एग्जाम्पल सेट करो, कुछ कुछ का खुद का करो सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट एक चीज़ तुमको दिमाग में रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो तुम बताने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम लिख रहे हो, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो गया तब दिक्कत हो जाएगा। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका पूरा मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड लिखने की ज़रूरत कभी-कभार आपको कंपनी लॉ, एसबीसी, एसबीआईएल जो आपका नया है, उसमें मिल सकता है। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एग्जैक्टली लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं। गॉट इट? इसके साथ ना मैं पिछले 3 टर्म का पेपर एनालिसिस जो है, वो अटैच कर दूँगा इस पीडीएफ के साथ एंड देन यू कैन अपने आप तुम देख सकते हो कि कौन-सा सब्जेक्ट क्या है, नहीं है। उसके बाद तुम अपने हिसाब से वो जो है कर सकते हो, अपना प्लानिंग कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है? ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे न्यू सिलेबस आया है, हम लोग ढेर सारे वीडियोज़ लाएँगे न्यू न्यू सिलेबस के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025 और बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा डीपली जो पढ़ाकू वाले बच्चे हैं ना, जिनको पढ़ने का बहुत मन है और बहुत सीरियसली ले रहे हैं वो अपने प्रोफ़ेशन को, सीएस के प्रोफ़ेशन को, डेफिनिटली गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लाइक कर दो वीडियो एंड सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास कर पाए एग्जामिनेशन। आज की वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।